So, hello friends and welcome back to my channel Only History because I know your problem. Myself दिव्यांश भरद्वाज और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम होते हैं उनकी मैं तैयारी आपको करा रहा हूँ। मगध एम्पायर हमारा चला हुआ था। मगध एम्पायर में हम मौर्य शासन कर रहे थे कि भाई जो मौर्य वंश जो है हम उसकी बात कर रहे थे आज। ठीक है ना। तो मैंने छोड़ दिया था अशोका पे। नहीं मतलब अशोका वैसे मौर्य काल में मैं पढ़ा चुका जो इसका बेसिक है, लेकिन आज हम बात करेंगे अशोका की पूरी जानकारी। ठीक है ना। तो पूरी मतलब पूरी यानी कि इम्पोर्टेंट पूरी में। ठीक है ना। क्या होता था मैंने अभिलेख वगैरह छोड़ दिया कि थोड़ा बड़ा है, तो मैंने सोचा अशोका इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन अशोका से उठते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अलग ही क्लास लेके, भले 5 मिनट की हो, 10 मिनट की हो, 20 मिनट की हो, तो आपको अलग ही समझा देते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बर्थ कब हुई, बोर्न कब हुए। इनका जन्म हुआ 304 बीसीई में, यानी कि 304 बीसी में, यानी कि 304 बीसी में। ठीक है ना। 232 बीसीई में इनकी डेथ हो गई। कितने में? 232 बीसी में इनकी डेथ हो गई। दोनों ही पाटलिपुत्र में हुए। जन्म भी पाटलिपुत्र में, ठीक है ना, और मृत्यु भी पाटलिपुत्र में। ठीक है भाई। उसके बाद अब जो रीजन देखें, पुत्र किसके थे? बिंदुसार के पुत्र थे। ठीक है ना। बिंदुसार और माता का नाम सीयू कुछ करके नाम था। ठीक है ना। इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि माता का नाम आता नहीं, लेकिन आ जाए तो एस से ध्यान रखना, एस माता का नाम है इनकी। ठीक है ना। 268 से लेकर 232 बीसी तक इनका राज राज मतलब कि राज करने की राज करा इन्होंने। कब से लेकर 268 से लेकर 232 बीसी तक। अप्रोक्स कितने साल अगर देखे जाए, करीबन आई थिंक 30 ईयर्स हो गए ना। देखो जरा, 60, 50, 40, हाँ। ठीक है ना। चलो जितने भी हुए देख लो, 30 से लगा लो, 40, 50, 60, हाँ करीबन 32, 33 जितने भी है। ठीक है ना। इतने साल तक इन्होंने अपना शासन करा। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं, देखो सन 1837 में, इन 1837 में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था जेम्स प्रिंस। ठीक है ना। जेम्स प्रिंसर, जेम्स प्रिंसर, जेम्स प्रिंस, जेम्स प्रिंसर। ठीक है ना। इन्होंने इनके अभिलेखों की जानकारी दी कि भाई इनके जो मतलब इन्होंने इनके अभिलेख पढ़े और जानकारी दी कि भाई कौन कौन सी भाषा में इनके अभिलेख लिखे थे। सबसे ज्यादा जो इनकी जो भाषा में लिखे गए थे वो थी ब्राह्मणी भाषा। ब्राह्मणी जो भाषा थी उसमें इनके सबसे ज्यादा अभिलेख मिलते हैं। ठीक है ना। और जो और अलग अभिलेख है वे हुए लाइक मतलब और भी भाषा में लिखे गए, लाइक खरोष्टी हुई, अरामाइक हुई। ठीक है ना। अरामाइक हुई। और भाई आपकी क्या, अरामाइक के बाद आपकी एक और आती है यूनानी हुई। ठीक है ना। तो अलग अलग भाषाओं में इनकी जो अभिलेख है वो लिखे हुए मिलते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा मिलते हैं वो मिलते हैं ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए। ठीक है ना। चलो उसके बाद बात करते हैं, देखो अभिलेख, सभी अभिलेखों में अगर जो अशोक के नाम की बात करें, सभी अभिलेखों में अशोक का नाम क्या था? वैसे कल की क्लास में मैं बता चुका, लेकिन कोई बात नहीं। देवनाम प्रियदर्शी, देवनाम प्रियदर्शी। ठीक है ना। इसी से मिलता जुलता नाम गौतम बुद्ध की मतलब गौतम बुद्ध जाना महात्मा महावीर स्वामी की बेटी का था नाम, जिनका नाम था प्रियदर्शनी, अनुजया प्रियदर्शनी नाम है, अनुजया प्रियदर्शनी। तो इनका अशोक का नाम जो था वो अभिलेखों में क्या मिलता है? अभिलेखों में क्या मिलता है? देव नाम प्रियदर्शी। वैसे सभी अभिलेखों में इनका यही नाम मिलता है, देव नाम प्रियदर्शी। लेकिन दो तीन अभिलेख ऐसे हैं, जैसे कि मास्की का हुआ, मास्की अभिलेख। ठीक है ना। मास्की के बाद हुआ मेटकू अभिलेख, मेटकू अभिलेख, और एक हुआ उदय गोलन का अभिलेख, उदय गोलन का अभिलेख। इनमें क्या है, इनमें इसका नाम देवनाम प्रियदर्शी नहीं लिखा गया, इसमें इसका नाम सम्राट अशोक की मिलता है। मतलब कि अगर ये पूछे कि भाई इनके अभिलेख में इनका नाम क्या था, तो था देवनाम प्रियदर्शी। सॉरी फॉर द नॉइज। ठीक है ना। इनका जो नाम था वो था देवनाम प्रियदर्शी। ठीक है ना। लेकिन
वो बात करें कि भाई किन किन में ये नाम नहीं था, किन किन में ये नाम नहीं था, तो ये मास्की, मेथु और उदयगोलन के उसमें नाम नहीं मिलता। अभिलेख की बात करें कि भाई अभिलेख, अगर सभी अभिलेखों की बात करें कि भाई सभी अभिलेख कौन सी उसमें थे, ठीक है ना, कि सभी अभिलेख कौन से भाषा में लिखे गए, ठीक है ना, तो ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक, यूनानी, चारों चारों की चारों आ जाएंगे, ठीक है ना। चलो फिर बात करते हैं, अगर तो किसी एक अभिलेख के बारे में पूछे कि भाई क्या कहते हैं कि भाई इसका इसके जो स्तंभ लेख है वो किस में लिखे गए, तो हो सकता है कि उसमें किसी एक जगह का नाम देके किसी एक क्षेत्र का नाम देकर पूछ ले कि भाई इस जगह का बताओ, कि भाई देखो यूनानी है, यूनानी मिडिल इंडिया में तो गाड़ेगा नहीं, यूनानी यूनान की साइड गाड़ेगा, ठीक है ना, विदेश की साइड गाड़ेगा, तो विदेश की साइड के सारे यूनानी भाषा में मिलता है, तो ऐसे पूछ लेगा भाई क्षेत्र के हिसाब से, ठीक है ना, तो उस हिसाब से ध्यान रखना। वैसे सीधा पूछ ले अभिलेख कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो सीधी बात है ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक और यूनानी, ठीक है ना। चलो फिर है, जब इनके शासन को 7 साल हो गए, 7 साल से जब ये 8वें साल में जैसे ही एंटर हुए ना, 8वें साल में क्या हुआ, 8वें साल में यानी कि अप्रोक्स 261 बीसी के करीब, जब ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, 261 बीसी में, 261 बीसीई में क्या हुआ, कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध हुआ, ठीक है ना, कलिंग युद्ध हुआ, ठीक है ना, 261 बीसी में कलिंग युद्ध हुआ, जिसके बाद इनका माइंड चेंज हो गया, जिसके बाद इनका माइंड जो है वो चेंज हो गया, ठीक है ना। फिर मतलब इन्होंने जब देखा पीछे मुड़ के, क्या क्या मिला युद्ध करके, सब लाशें ऐसी पड़ी है, जीत तो गए थे, सीधी सी बात है, लाशें देखी यार ऐसे पड़ी है, सब वहां रो रहे हैं अपने परिजनों के लिए, ठीक है ना, जो सैनिक मरे उनके परिजन वहां के रो रहे, तो वो देख के इसका मन बड़ा दुखी हुआ, तो इसने क्या करा, इसने उसके बाद युद्ध करने बंद कर दिए, ठीक है ना। फिर और देखा जाए तो यहाँ से उसका माइंड चेंज होने की बात कही गई, और ध्यान रखना कि बुद्ध धर्म का अनुयायी जरूर था, कि बुद्ध बौद्ध धर्म को जरूर मानता था, बौद्ध धर्म को ये भले ही मानता था, लेकिन इसका जो धम्मा था, एक वर्ड आता है धम्मा नाम से, ठीक है ना, विचलना मत, धम्मा, अशोक का धम्मा, ठीक है ना, ये बौद्ध धर्म से बहुत अलग था, ये बौद्ध धर्म से बहुत अलग था, ठीक है ना, बौद्ध धर्म और इसमें कोई रिलेशन नहीं था, ठीक है ना, इसकी इसकी धर्म नीति अलग थी, बौद्ध धर्म अलग था, ठीक है ना। बात वही थी, सेम था कि भाई अहिंसावादी होना चाहिए, और भाई सबको सबको सुखी रहना चाहिए, कर इसने माफ कर दिया बहुत से, ठीक है ना, तो बहुत सी बात यहाँ पे थी, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, मतलब यहाँ ये देखा गया कि जैसे इसने धर्म का प्रचार करने के लिए इसने अपनी बेटे को यानी कि पुत्र और पुत्री को श्रीलंका अलग अलग जगह भेजा, ठीक है ना। उसके बाद क्या देखा गया कि जैसे कलिंग युद्ध के बाद इसने अपने धर्म का प्रचार करना शुरू करा, ठीक है ना, अपनी बेटी को भेजा श्रीलंका पर, बहुत बड़ी बात होती है पुत्री को श्रीलंका भेजना, ठीक है ना, तो क्यों, धम्म का प्रचार करने के लिए, अपने धम्म का प्रचार करने के लिए। तो उसमें क्या देखा गया कि इन्होंने देखा कि अशोक, कहीं कहीं पे मिलता है कि अशोक ने अपनी जो सेना थी वो भंग कर दी थी, कहीं कहीं पे मिलता है कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अपनी जो सेना थी यानी कि जो सेना थी उसे डिसमिस कर दिया कि भाई अब हमें सेना की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कहीं कहीं पे लिखा मिलता है, लेकिन कहीं कहीं पे ये भी एविडेंस मिले कि इसने अपनी सेना भंग नहीं गई थी, इसने अपनी जो सेना थी उसे डिसमिस नहीं किया था। क्यों, एक एक जाति थी क्या, आठवीं जाति, एक उल्लेख मिलता है कलिंग युद्ध के बाद आठवीं आठवीं जाति का, आठवीं जाति का उल्लेख मिलता है, किसके बाद भाई, आठवीं जाति का उल्लेख मिला, तो आठवीं जाति में क्या क्या देखा गया, आठवीं जाति बहुत ज्यादा शक्तिशाली जाति थी, ठीक है ना, हमला कर सकती थी कभी भी, तो ये क्या, ये आठवीं जाति फिराक में थे अशोक के साम्राज्य पर हमला करने के, ठीक है ना। तो अशोक ने क्या करा, अशोक ने इन्हें चेतावनी, अशोक ने इन्हें चेतावनी दी, या तो भैया पीछे हट जाओ, वरना मैं वो ही अशोक सम्राट हूँ, भूलना मत कि मैं वो ही अशोक सम्राट हूँ जिसने युद्ध कलिंग युद्ध लड़ा और जीता था, और बहुत मतलब बहुत खतरनाक तबाही मचाई थी, भूलना मत, ठीक है ना। तो यार चेतावनी दी है, वार्निंग दी, तो यार वार्निंग भाई बिना सेना के तो मुमकिन नहीं है, अब ऐसा तो नहीं है जी पीछे बैकअप है नहीं, और आप दिए जा रहे हो चेतावनी भाई, पहले की भाई अब की बात अलग है कि हाँ अभी फोन करता हूँ रुक, अभी आएंगे मेरे दोस्त, ठीक है ना, तो दूसरे बजे नहीं भाई फोन है क्या पता आ जाए, लेकिन भाई राजा था एक,
पहुंची हुई चीज का सब जानते थे। मान लो मेरे बारे में कोई जानता है, मैं अभी रुक जा, अभी फोन कर रहा हूँ, ठीक है ना, दो मार के चला जाएगा इतनी देर में, ठीक है ना। तो भाई सेना थी, सेना रही होगी भाई, तभी तो आठवीं जाति रुकी, ठीक है ना। चलो फिर ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद हम थोड़ा सा बात करते हैं इसकी अभिलेखों की जानकारी पर। इंपॉर्टेंट अभिलेख लेके चलेंगे, ठीक है ना। पहले थोड़ा सा यहाँ देख लो भाई, जन्म कब हुआ 304 बीसी में, मृत्यु 232 बीसी में पाटलिपुत्र में, 268 से लेकर 232 बीसी तक इसका राज्यकाल रहा, ठीक है ना। उसके बाद क्या, जो इसके अभिलेख हैं वो किसमें किसमें मिलते हैं आपके, खरोष्टी, अरामाइक, यूनानी और ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी लिपि में सबसे ज्यादा लिखे हुए अभिलेख इसके मिले हैं, ठीक है ना। फिर जब इसके शासन काल को 7 साल हो गए और जैसे ये 8वें साल में प्रवेश करता है तो इसने कलिंग युद्ध लड़ा। कलिंग युद्ध लड़ने के बाद इसका माइंड चेंज हुआ, इसने अपना धर्म प्रचार करना शुरू करा। धर्म प्रचार करने में क्या हुआ, धर्म प्रचार करते वक्त इसने अपनी सेना भंग कर दी, सेना डिसमिस कर दी। उसके बाद आठवीं जातियों ने हमला करने की इस पे कोशिश करी, तो इसने आठवीं जातियों को वार्निंग दी जो बिना सेना के मुमकिन नहीं है। तो कहीं पे एविडेंस ऐसे मिलता है कि इसने अपनी सेना भंग नहीं की थी, ठीक है ना। फिर एक क्वेश्चन देखेंगे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एक यही देख लो, यूपीएससी का क्वेश्चन है मेंस का, ठीक है ना। इसमें क्या पूछा गया, इन्होंने इसमें पूछा गया कि अशोक की धम्म नीति, अशोक की धम्म नीति, अशोक की धम्म नीति, ठीक है ना, अशोक की धम्म नीति और अकबर की तीन है पान नीति में, पान नीति का इसका मतलब डिफरेंस पूछा है, इसका और इसका वो पूछा कि वर्सेस कर दो कि भाई क्या क्या अंतर था। धर्म और पूरी की पूरी सेम थी, पूरी की पूरी सेम थी भाई। अहिंसा होनी चाहिए, कर माफ कर दो, ये माफ कर दो, वो माफ कर दो, जो भी काम हो अपना किससे रिलेटेड हो भाई, प्रजा के हित में हो वगैरह वगैरह। बस एक चीज रिलेटेड है, क्या, धर्म नीति का प्रचार करते वक्त अशोक ने जो अपनी सेना थी वो कर दी थी भंग, ठीक है ना, इसने कर दी थी भंग। वैसे मिलता है उल्लेख भाई नहीं गई थी, लेकिन जो देखा गया है उसमें ये देखा गया है कि इसने भंग कर दी थी। लेकिन दिन है पान में अकबर ने अपनी सेना भंग नहीं की, इसने भंग कर दी थी, इसने भंग नहीं की थी। बस यही एक डिफरेंस देखा गया है। अगर जो रिलेशन पूछे तो इस तरीके से आपको बताना है, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं इसके अभिलेख की जानकारी के बारे में, ठीक है ना। मेन अभिलेख लेकर चलेंगे जो इसके मेन है, जिनमें इसने मेन अपना लिखा है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा जो जानकारी मिलती है ना अशोक के बारे में या मौर्य काल के बारे में, वो सबसे ज्यादा अभिलेखों से ही प्राप्त है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अभिलेख ही एक ऐसी चीज है, या तो अभिलेख या फिर अर्थशास्त्र, ठीक है ना। और अर्थशास्त्र में ध्यान रखना, जो अर्थशास्त्र जो है ना वो, उसमें कहीं भी चंद्रगुप्त मौर्य का नाम नहीं आता, ना कहीं मौर्य वंश का नाम आता, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस चीज का। बीच बीच में विद्वानों में चलता रहता है कि नहीं भाई ये किसी और चाणक्य ने लिखी होगी, जो बात की जो चाणक्य उन्होंने लिखी होगी, लेकिन भाई बहुत मशक्कत के बाद यही हुआ कि नहीं भाई ये यहीं पे लिखी गई है। अब भी चलता है, कोई बात नहीं। फिर बात करते हैं अभिलेख जानकारी, किसकी, अभिलेखों की। देखो अगर जो अभिलेख की हम बात करें तो अभिलेख में सबसे मेन बात आती है, अभिलेख में आ क्या जाता है। अभिलेख में आपके जितने भी लेख सब आएंगे भाई, वो चाहे शिलालेख हो चाहे गुहा लेख हो। गुहा लेख होता है जो गुफा में लिखे जाते थे। अब गुफा की आपको क्या, गुफा में क्यों लिखे जाते थे, ये गुफा बनाते थे साधु संत के लिए कि भाई कोई आ रहा हो कोई जा रहा हो तो वो वहां रुक सके बरसात वगैरह में, ठीक है ना। तो वहां पे इसके ऑर्डर लिखे गए, ठीक है ना, पिलर्स पे इनके ऑर्डर लिखे जाते थे वो, ठीक है ना। यानी कि अभिलेख के अंदर आपके स्तंभ लेख, शिला लेख और भाई आप क्या क्या कहते हैं गुहा लेख, सब इसके अंदर आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं कि भाई अभिलेख की भाषा क्या थी, वो मैंने आपको बता दी, खरोष्टी, अरामाइक, यूनानी, है ना। खरोष्टी सबसे ज्यादा यूज हुई, नो सॉरी, ब्राह्मी सबसे ज्यादा यूज हुई, सॉरी, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक और यूनानी सबसे ज्यादा जो यूज हुई वो भी ब्राह्मी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, देखो अभिलेख, अगर जो हम बात करें कि अशोक का पहला अभिलेख, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अशोक का जो अभिलेख पहले मिला उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये बात ही नहीं है कि मान लो अशोक का अभिलेख सबसे पहले हमें आपको सारनाथ का मिल गया तो, और बाद में मिला हमें महरौली का, तो उसमें ये नहीं होगा कि क्या कहते हैं कि जी, क्या कहते हैं कि जी अशोक का पहला अभिलेख जो जी सबसे पहले मिला, नहीं। अभिलेख का मतलब समझ लो, एक हुआ शिलालेख, एक हुआ गुहा लेख, एक हुआ पिलर, ठीक है ना।
तो अशोक के पहले अभिलेख का मतलब है इसका पहला जो भी ऑर्डर रहा है, जो पहला वो सब में सेम ही होगा। दूसरा अभिलेख यानी कि जो दूसरा ऑर्डर रहा है, ठीक है ना, वो सब में सेम ही होगा। ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई कॉलेज ने एक नोटिस दे दिया, अब ये थोड़ा है कि जी पहले बच्चे को जो नोटिस गया वो पहला नंबर, ठीक है ना, कि अगर जो कॉलेज वाले बोल दे कि भाई पहले नोटिस में हमने ये लिखा, तो ये इसका मतलब ये थोड़ा कि जो पहले बच्चों को दिया हो, इसका मतलब जो है कि उसमें जो सीरियल नंबर है उसके हिसाब से। यहाँ पे भी यही है कि अगर जब बात करें अशोक के पहले अभिलेख की, तो बात है नंबर 1। बात करें अभिलेख के अशोक के दसवें अभिलेख की, तो नंबर यानी कि सीरियल नंबर 10, यानी कि अभिलेख एक यानी कि सीरियल नंबर मान लो। ठीक है ना, चलो बात करते हैं इसके फर्स्ट अभिलेख की। किसकी? फर्स्ट अभिलेख की, पहले अभिलेख की। पहले अभिलेख की अगर जब बात करें, देखो पहले अभिलेख में क्या मिला। पहले अभिलेख में इसने क्या कहा, पूरी जो प्रजा है, जो संपूर्ण प्रजा है वो मेरी संतान है। इसने प्रजा को क्या बताया? प्रजा को इसने अपनी संतान बताया। बलि, देखा यहाँ क्या बलि, पहले भी बलि किसके, पहले बलि उपहार के बारे में है। देखा, मैंने कहा था कि बलि जो वर्ड है वो इसे नोट कर लो। पहले बलि का क्या मतलब था? पहले वाली बलि का मतलब क्या था? क्या कहते हैं? उपहार। कब? आपका ऋग्वैदिक काल में। फिर उत्तर ऋग्वैदिक में क्या हुआ? बलि का मतलब जो बलि दी जाती थी। ठीक है ना, सिंपल सी बात, नर बलि, पशु बलि। और यहाँ पे क्या हो गया? टैक्स हो गया ना। देखो इसी वजह से कहा था कि नोट कर लो। ठीक है ना, बलि यानी कि जो टैक्स सिस्टम था, जो टैक्स था, ठीक है ना, जो टैक्स था उसे उसकी निंदा करिए कि भाई टैक्स लेना जो है, कर लेना जो है वो निंदा का पात्र है। ठीक है ना। फिर सेकंड अभिलेख की बात करें, इसके सेकंड अभिलेख की बात करें, सेकंड अभिलेख में इसने फ्री हेल्थ कैंप, निःशुल्क हेल्थ कैंप, निःशुल्क हेल्थ कैंप की बात करें। जो इसका थर्ड है, इसका थर्ड अभिलेख, इसमें एक वो होते थे इसके मिनिस्टर, जिसका नाम था रजुक, या फिर इन्हें बोला जाता था क्या? पारदर्शी, पारदर्शी, पारदिस। ठीक है ना, पारदर्शी। ठीक है ना, पारदर्शी। तो इन मिनिस्टरों के बारे में इसमें जानकारी मिलती है कि भाई क्या क्या इनका काम था, वगैरह वगैरह। ठीक है ना। फिर बात करते हैं, सीधे पहुंचते हैं किस पे? 13th पे। बीच के छोड़ दो, ठीक है ना, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधा 13th पे पहुंचते हैं। उसमें आठवीं पेट जाति को जो चेतावनी दी थी, अब ध्यान आया? आठवीं चेतावनी आ गया ना। देखो कलिंग युद्ध के, इसी के बीच में कलिंग युद्ध का वर्णन आ जाता है। एक बार देख लेना सारे अभिलेख, लेकिन मेन यही है। ठीक है ना, ज्यादा गौर से मत देखना। ठीक है ना। देखो अब बात करना है फर्स्ट की, तो यानी कि जो इसका फर्स्ट नंबर होगा किसी भी अभिलेख का, चाहे वो पिलर हो, चाहे वो गुहालेख हो, चाहे वो शिलालेख हो। ठीक है ना। शिलालेख यानी कि पत्थर पे लिखा हुआ, गुहालेख यानी कि जो गुफा में, और पिलर लेख यानी कि वो स्तंभ लेख यानी कि जो पिलर पे लिखा। सेकंड हुआ फ्री हेल्थ कैंप। ठीक है ना, सेकंड नंबर पे फ्री हेल्थ कैंप के बारे में लिखा। थर्ड नंबर जो है उसमें 2 मिनिस्टरों के बारे में लिखा। फिर जो 13 था उसमें आठवीं की जातियों को जो चेतावनी दी थी उसके बारे में लिखा। और ये देखा गया जो इसका कलिंग युद्ध था ना, जब इसने कलिंग युद्ध जीता और उसकी बारे में जो वर्णन मिला इसी इसी के बीच में, तो वो जहाँ पे कलिंग युद्ध हुआ उसके आसपास इसने नहीं लिखवाया। तो लोग कि भाई क्यों नहीं लिखवाया? तो वहां पे वो नंबर ऐसे ही छोड़ दिए। वहां पे ऐसे नहीं कि भाई अब भाई वहां पे 4 है, अब 5वें और छठे पे इसने कलिंग युद्ध का वर्णन दिया, तो वहां पे 5वां छठा को छोड़ना ही। फिर वहां पे सीधा देखा गया कि वहां 4 के बाद सीधा 7वां ऑर्डर लिखा गया। वहां पे क्यों नहीं लिखा गया? वहां पे इस वजह से नहीं लिखा गया कि भाई जो दहशत है ना वो लोगों के बीच में और ना फैले, इस वजह से। ठीक है ना, लिखवाया इसलिए इस वजह से था कि भाई कोई इस पे हमला ना कर पाए। ठीक है ना। 13th में आठवीं जातियों को चेतावनी। फिर हुआ एक हाथी गुफा अभिलेख है इसका। ठीक है ना, हाथी गुफा अभिलेख। ठीक है ना, गुफा अभिलेख है इसका। उसमें क्या हुआ? कलिंग नरेश खेरवाल से युद्ध की जानकारी। देखा आगे जहां मिलती है आपको कलिंग युद्ध की जानकारी, किसमें? हाथी गुहा अभिलेख, हाथी गुहा अभिलेख में किसकी? कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। फिर आती है रुमना देही अभिलेख। रूना देही अभिलेख कौन सा?
रुमना रुमानदेही रुमानदेही अभिलेख में क्या मिलता है? रुमानदेही अभिलेख में इसका जो भू राजस्व था, जो भू राजस्व था यानी कि जो टैक्स सिस्टम था, जो टैक्स था, इसने 1.6 की जगह, देख रहा हो, मतलब एक धरती का 6वें भाग लेने की जगह इसने 1/8 कर दिया। कब? कलिंग युद्ध के बाद, ठीक है ना। उसके बाद यानी कम कर दिया। उसके बाद कौशाम्बी अभिलेख या फिर रानी अभिलेख जिसे बोलते हैं, कौशाम्बी या फिर जिसे बोलते हैं क्या, रानी अभिलेख, कौशाम्बी या फिर रानी अभिलेख। उसमें क्या जानकारी मिलती है? उसमें अशोक की पत्नी, पत्नी कौन थी? कातुवकी, स्पेलिंग थोड़ी सी यार अजीब सी है, कातुवकी, ठीक है ना, KATUWAKI, कातुवकी। और पुत्र तेवर के बारे में जानकारी यहां से मिलती है, ठीक है ना। चलो, फिर है एक बराबर, बराबर की गुफा, बराबर की गुफा। ये बराबर की पहाड़ियों में है। 4 गुफाएं बनवाई थी आजीविकों के लिए, यानी कि जो संत थे उनके लिए, ठीक है ना। चलो देखो, अभिलेख की बात कर रहे हैं। पहला अभिलेख यानी कि फर्स्ट नंबर, 13वां अभिलेख यानी कि जो जो 13वां ऑर्डर, यानी कि पहला अभिलेख यानी कि सीरियल नंबर 1 या फिर ऑर्डर नंबर 1, ठीक है ना। तो पहला क्या था? प्रजा, प्रजा को इसने अपनी संतान बताया और बलि की टैक्स की निंदा करी। सेकंड क्या था? सेकंड ऑर्डर था फ्री हेल्थ कैंप। थर्ड क्या था? रजू या फिर परदासिक, जो इसके मिनिस्टर थे उनके बारे में जानकारी मिलती है। जो 13 था उसके बीच में, थर्ड से फोर्थ से लेके 12 तक इतना इंपॉर्टेंट है। फिर जो 13 था उसमें 8वीं जातियों को जो चेतावनी दी उसके बारे में। फिर कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है हाथी गुहा अभिलेख में, ठीक है ना। तो एक एक और की भाई, जो कलिंग, जहां कलिंग युद्ध हुआ ना उसके आसपास इसने कलिंग युद्ध का वर्णन अपने इन ऑर्डरों में नहीं दिया, ठीक है ना। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये बीच के इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब मान लो 7वें या 8वें पे इसने कलिंग युद्ध का वर्णन दे रखा हो, ठीक है ना। मुझे नहीं पता कौन से पे दे रखा है, आप देख लेना एक बार, क्योंकि मैं बताऊंगा तो टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। 7वें 8वें में मान लो इसने कलिंग युद्ध का वर्णन दे रखा है, तो सब में लिखा गया है, लेकिन कलिंग युद्ध के आसपास ये नहीं लिखा गया। तो ऐसा नहीं है, पहले से लेके 6वें नंबर तक तो सारे लिखे, और 7वें 8वें में जो मान लो जो 9वां 10वां हर जगह तो 9वां 10वां हो रहा है, जहाँ कलिंग युद्ध का वर्णन नहीं दिया वहां ना, ये वहां पे मिस हो गए। तो वहां सीधा 7वें के बाद सीधा 9वां नंबर आया, 7वां 8वां लिखा ही नहीं है, क्योंकि भाई ऑर्डर था। अब भाई वो कलिंग युद्ध के, कलिंग युद्ध जहाँ हुआ उसके आसपास इस वजह से नहीं लिखा इन्होंने, कि कहीं यार ऐसा ना हो कि भाई लोगों के मन में ओझासा हो जाए, ठीक है ना। फिर एक आता है इसका रुमना देवी का अभिलेख, जहाँ पे इसने ना टैक्स की बात कही कि टैक्स 1.6 से घटाकर 1.1 मतलब 1/8 कर दिया। अब जरा बताना 1/6 या 1/4 में से, या कौन सा, या 1/2 में से कौन सा ज्यादा है? 1/2 ज्यादा है, फिर उससे ज्यादा, उससे कम 1/4, 1/6, 1/8, ठीक है ना। तो इस तरीके से कम होता है, कम होता है। तो वहां पे मिलता है कि 1/6 की जगह 1:8, यानी कि जमीन का 8वां हिस्सा लेने लगा 6वें हिस्से की जगह, ठीक है ना। चलो, उसके बाद आता है कौशाम्बी या रानी, रानी का जो अभिलेख मिलता है, कौशाम्बी या रानी अभिलेख जिसे हम बोलते हैं, वहां पे इसकी पत्नी कुता वाकिका और पुत्र तेवर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिर इसने बराबर की पहाड़ियों में, बराबर की जो पहाड़ियां हैं उनमें इसने गुफाएं बनवाई थी। 4 गुफाएं आजीविकों के लिए, यानी कि जो संत साधु थे उनके लिए, ठीक है ना। चलो, तो एक जरा याद कर लेना, क्योंकि दशरथ ने, जो इसके बाद के जो वे हुए, एक दशरथ थे, उन्होंने भी इनकी तरह एक टाइटल लिया, इनका ही टाइटल लिया, क्या, देवनाम प्रियदर्शी का, ठीक है ना। उन्होंने भी गुफाएं बनवाई थी। तो एक छोटी सी ट्रिक है, एक तो याद कर लेना, अब का मतलब है ऐसे अशोक वैसे बराबर की गुफाएं, ठीक है ना। और दशरथ के लिए है नाद, क्या, नाद, क्या है, नाद, ठीक है ना। नैसे नागार्जुन जैसे दशरथ, इन्होंने नागार्जुन की गुफाएं बनवाई थी आजीविकों के लिए ही, किसने, दशरथ ने, ठीक है ना। ये दो मेन मिलते हैं, इनमें कई बार डिफरेंस होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। चलो, फिर बात करते हैं कि, देखो अब बात करते हैं इसके बौद्ध धर्म के बारे में, कि भाई ये कहते हैं कि भाई इसका जो धम्म था वो बौद्ध धर्म का, ना 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 ना, इसका धर्म अलग था, इसका धर्म अलग था और बौद्ध धर्म अलग था। हाँ, बहुत चीजें सेम थी कि भाई अहिंसा, अहिंसा वगैरह होनी चाहिए,
ठीक है ना। लेकिन इतनी भी नहीं कि भाई इसके धम्मा में ये नहीं था कि भाई औरों की तरह की नहीं भाई बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए। इसका मानना ये था, जैसा आजीविका को इसने आजीविका जाति को 8वीं जाति को इसने कहा था कि तू मेरे पे हमला कर बेटा मैं करूंगा, मैं क्या रुक जाऊंगा। ये मत सोच कि भाई मैं अब कि अब मैं सुधर के अब मैं चुप बैठूंगा, तू मेरे पे हमला करेगा तो मैं करूंगा, अपने मन से मैं नहीं करूंगा, ठीक है ना। कलिंग युद्ध इसने अपनी मर्जी से लड़ा था अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए। उसके बाद इसका माइंड चेंज हो गया, इसने कहा कि नहीं यार अब नहीं, कोई इस पे हमला करेगा तो मैं धड़ धड़ कर दूंगा, और वरना भाई अपना शांति से बैठे रहो, मजे में जिंदगी काटो, ठीक है ना। तो बात करते हैं इसके बौद्ध धर्म की तरफ। अगर जो कि भाई बौद्ध धर्म की तरफ इसका वो कैसे हुआ, कि भाई बौद्ध धर्म की तरफ इसका झुकाव कैसे हुआ। तो पता क्या देखा गया, जब ये 10 साल का था ना तब ये गया बोध गया। जब ये 10 साल का था तब ये गया बोध गया गया। कब? 10 साल की उम्र में ये गया बोध गया, ठीक है ना। देखो शुरुआत हो गई बौद्ध धर्म की तरफ इसके झुकाव की, ठीक है ना। मानता था ऐसी कोई बात नहीं। फिर 14 वर्ष, जब ये 14 वर्ष का हुआ तब ये गया कहा, मालविया, मालविया, ठीक है ना। फिर 20 वर्ष की उम्र में, 20 वर्ष की उम्र में कहा गया लुम्बिनी, ठीक है ना। अर्थात जहां जहां एक वे मतलब वहां पे इसका जो बौद्ध धर्म का अशोक का झुकाव बचपन से ही था, कलिंग युद्ध के बाद नहीं, ठीक है ना। तो देखो अब देखो क्या हुआ भाई, बचपन से ही इसका बौद्ध धर्म की तरफ झुकाव कब से हुआ, जब ये 10 साल की उम्र में कहाँ पे गया आपका, बोध गया, ठीक है ना। अब आप बौद्ध, अब मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा भाई बोध गया वगैरह के बारे में, वो बुद्धिज्म जब बौद्ध धर्म मैंने पढ़ाया तब देख लेना, ठीक है ना। फिर 14 साल की उम्र में कहा गया, मालविया, ठीक है ना, मान लिया गया, ठीक है ना। फिर 20 साल की उम्र में कहा गया लुम्बिनी। तो देख रहे हो किस तरीके से। और भाई मतलब मानता था लेकिन इतना नहीं मानता था। उसके बाद जब भाई इसका माइंड चेंज हुआ तो इसने बौद्ध धर्म का भी मतलब इसने कहा कि नहीं यार अहिंसा वगैरह ही ठीक है, तो इसने बौद्ध धर्म को माना। लेकिन फिर धम्मा अपना धम्मा अलग चलाया, ये नहीं कि बौद्ध कि भाई कोई कोई मेरे पे हमला कर देता नहीं जी, गांधी जी की तरह कि कोई एक एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। फिर संजय दत्त की तरह कि भाई एक गाल पे मारो ठीक है, दूसरा गाल आगे कर दो, लेकिन दूसरे गाल के बाद नहीं बताया गांधी जी ने क्या करना, ले ऐसे ही, ठीक है ना। तो इसने क्या कहा कि भाई देखो जब तक मेरे पे कोई हमला नहीं करेगा मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अगर जो मेरे पे कोई हमला करेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है ना। तो ऐसा कर दूंगा, वही वाली बात थी, ठीक है ना। चलो अशोका के बारे में यहाँ पूरा हो गया। अपनी जो बुक है आप उसमें से और आगे पढ़ लो, ठीक है ना। जो इंपोर्टेंट था वो मैंने बता दिया। अब कल बात करेंगे हम सुंग वंश और उससे आगे की, ठीक है ना। बलि के बारे में मैंने बता दिया, एक वर्ड मैंने आपको नोट कराया था बलि, 2 वर्ड नोट कराए थे बलि। बलि के बारे में मैंने बता दिया ऋग्वैदिक काल में मतलब क्या था, उपहार से यानी कि गिफ्ट से। फिर पोस्ट ऋग्वैदिक में क्या हुआ, बलि, जैसे कि नर बलि, पशु बलि, ठीक है ना। और यहाँ पे आके क्या हो गया, अशोक के टाइम पे क्या देखा गया, कर को यानी कि टैक्स को बलि कहा गया। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।